इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को देखेंगे हिस्ट्री के क्लास 12 सीबीएसई। तो हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। ये लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का है। तो चलिए अब हम इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड चुकी है, तो आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो बार बार रिपीट हुए स्पेशली उनको लिया है और टीचर्स से डिस्कस करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चूज़ किए गए हैं और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो आ चुके हैं इस चैप्टर से वो भी लिए गए हैं। तो ये वीडियो आपका 80% तक कंप्लीट करेगी। यदि ये जो मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ यदि आप उनको कर लेंगे तो इस चैप्टर का आपका 80 से 90% प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अति लघुत्तरी 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वहाँ से। पहला पूछा गया है महापाषाण क्या है। इसमें इस बार मैंने आपको ईयर नहीं बताया, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का मैं इसके बाजू से ईयर भी लिख दूंगा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। महापाषाण क्या है। तो ईसा पूर्व प्रथम सदी के दौरान मध्य एशिया और दक्षिण भारत में पाए जाने वाले पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे हैं, उनको क्या कहते हैं, महापाषाण। इन्हें कब्रगाहों के ऊपर रखा जाता है। शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरण और औजार को दफनाया जाता है। देन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। इस साल को क्यों माना जाता है एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल, या टर्निंग पॉइंट भी लिखा जाता है कई बार पेपर में। टर्निंग पॉइंट ये बार बार आया है, रिपीट हुआ, इसलिए मैं स्पेशली आपसे कह रहा हूँ इसे कर लेना। तो इस काल में प्राय आरंभिक राज्यों लोहे के बढ़ते प्रयोग सिक्के के साथ जोड़ा जाता है और इस काल में बौद्ध, जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ था। इसके अलावा धम्म महामात कौन है। सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी, धम्म के प्रचार के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। मौर्य काल के जाने के स्रोत, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से स्रोत हैं। तो पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीस का वितरण, इंडिका, अशोक का अभिलेख। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र जिसमें राजनीति के बारे में बताया गया। तो ये काफ़ी शॉर्ट में आंसर 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। जैन कुषाण कौन थे। तो चीन में रहने वाले एक कबायली जाति था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत के एक विशाल साम्राज्य में शासन था। भारत में सोने के जो सिक्के थे वो सबसे पहले कुषाणों द्वारा जारी किए गए थे। देख अशोक की अभिलेख किन किन भाषाओं और लिपियों में लिखे जाते थे। तो अशोक के अभिलेख 2 भाषा में लिखे जाते थे, एक थी प्राकृत और दूसरी थी ब्राह्मी और यूनानी भाषा खरोष्टी लिपि में। पहला था प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि लिखी थी और दूसरा यूनानी जो भाषा थी उसमें खरोष्टी लिपि में लिखे थे, यूनानी भाषा के जो अभिलेख थे। देन अब हम देखते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। यही आते हैं क्योंकि पहले 2 मार्क्स के, देन ये 5 मार्क्स के। 3 मार्क्स के फ़िलहाल के लिए तो 2020 के लिए नहीं है। हालांकि हमने सारे क्वेश्चन लिए हैं जो इस चैप्टर के हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, यहाँ तक कि हमने जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है उनको तक दिया है। तो चलिए, मगध के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने के कारण, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में समझा दिया हूँ कि महत्वाकांक्षी शासक जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महमद, महापद्म नंद, ये सीबीएसई द्वारा दिए गए हैं। बहुत सारे आंसर वही हैं, डायरेक्टली मैंने आपको वही दिखा रहा हूँ। तो लोहे की खानें हुआ, इस टाइम लोहे की खानें उपलब्ध थी जिससे जो उपकरण और हथियार बनाना वो काफ़ी सरल था। वहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, तो उससे जो भी खेती होती थी उससे राजाओं को भारी मात्रा में टैक्स प्राप्त होता था। देन जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना के लिए महत्वपूर्ण अंग था। वहाँ पे हाथी उपलब्ध थे और उसकी 2 राजधानियाँ थी, एक थी राजगृह जो किलेबंद थी और दूसरी थी पाटलिपुत्र जिसे अभी हम पटना कहते हैं। पटना नाम है जो बिहार की राजधानी है।
उसी का पुराना नाम था पाटलिपुत्र, जो गंगा के किनारे थी। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि चौथी सदी ईसा पूर्व के बाद जो उसकी राजधानी थी वो कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी। राजगृह से वहाँ पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दी गई थी, बदल दी गई थी। तो राजगाह एक प्राकृतिक शब्द है, राजगाह, अभी इसको राजगाह ही बुलाया जाता है। ये प्राकृतिक भाषा का शब्द है, प्राकृतिक और संस्कृत, और इसका अर्थ है राजाओं का घर। ये बुक में लिखा हुआ वही मैं आपको बता दी। महाजनपदों की प्रमुख 5 विशेषताएं बतानी है। तो अधिकांश महाजनपदों का शासक जो थे वहाँ पे राजा होते थे, लेकिन कुछ में गण और संघ थे। इसके अलावा प्रत्येक महाजनपदों में एक किलेबंद राजधानी थी। हर एक जो जनपद था, महाजनपद, 16 महाजनपद थे, तो उनमें किलेबंद राजधानी, स्थायी सेना जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था, और नियति नौकरशाही। धर्मशास्त्र के शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण राजा क्षत्रिय वर्ग से। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारियों से कर वसूलना। कर यानी टैक्स होता है। अब अशोक के धम्म के बारे में क्या सोचते थे, तो उसमें बड़ों का आदर करना, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर। उसके धम्म महामात्र की नियुक्ति। ये धम्म महामात्र कौन थी? ये धम्म का प्रचार करने के लिए बनाए गए थे, धम्म महामात्र। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी सदी ईसा पूर्व में कृषि क्षेत्रों में मुख्य परिवर्तन का उल्लेख करना है। तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लोहे की फाल बनाने लगे। उस टाइम गंगा घाटी से धान की रोपाई, गंगा घाटी में, गंगा की जो घाटी थी वहाँ से धान की रोपाई। देन सिंचाई के लिए कुएं, तालाबों व नहरों का प्रयोग। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का प्रयोग होने लगा। कुदाल आप सभी जानते ही होंगे। देन उपज बढ़ाने से साधनों पर नियंत्रण के कारण बड़े बड़े जमींदारों और ग्राम प्रधान अधिक शक्तिशाली, और किसानों पर नियंत्रण। इसके अलावा शासक वर्ग भूमिदान के द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की नीति अपनाए। इतिहास की पुनः निर्माणों में अभिलेख किस प्रकार सहायक है? अभिलेख किस प्रकार सहायक है? तो शासकों और उनकी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। लिपि और भाषा की जानकारी हो जाती है इससे। इसके अलावा भूमिदान और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी। साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, जैसे कि आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं मगध का, कि जो पहाड़ी इलाकों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर तटीय क्षेत्र उड़ीसा तक फैला हुआ था। इसके बाद सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों से चलती। अब मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं बतानी, स्पेशली हम मगध की ही बताएंगे। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और किसकी सहायता से उन्होंने स्थापना की थी? चाणक्य। चाणक्य को और क्या बोला जाता है? इन्हें विष्णु शर्मा या विष्णु गुप्ता, इसके अलावा कौटिल्य भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम कौटिल्य, देन तो इसकी हम विशेषताएं देखते हैं। तो केंद्रीय शासन था, राजा के नियंत्रण, विधायिका, कार्यपालिका और न्याय, सेना और वित्त पर था। इसके अलावा प्रशासन कई प्रांतों में बटा हुआ था। इसको क्या कहते थे? प्रांतीय शासन, केंद्रीय शासन। इसके बाद जो तीसरा स्तर था वो था स्थानीय शासन। तो पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के एक आयोग द्वारा किया जाता था। राजा साम्राज्य के उच्च अधिकारियों की सहायता से शासन करता था। इसके अलावा इसके 5 प्रमुख अंग थे, जो आप बुक में देख सकते हैं चाहें तो, नहीं तो आप इतना भी लिखेंगे क्योंकि 10 पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके अलावा शासन और व्यवस्था थी, जैसा कि आज है। इसके अलावा संगठित सेना, मैगस्थीन ने सैनिक गतिविधियों के संचालन में एक समिति और 6 उप समितियों के बारे में बताया। उसके धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र अशोक द्वारा, जैसा कि अभी मैंने पहले के क्वेश्चन में बताया कि अशोक द्वारा धम्म महामात्र की नियुक्ति की जाती थी। इनका कार्य धम्म का प्रचार करना था। तो धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति।
इसके अलावा भूमि कर, सिंचाई और सड़कों के प्रबंधन के लिए विभिन्न अधिकारी नियुक्त होते थे। गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग बहुत ही सुदृढ़ था। इसके अलावा ये आ चुका है, आप इसको चाहें तो रीड कर सकते हैं। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन विद सॉल्यूशन जैसा भी सीबीएसई ने दिया था उसी के अकॉर्डिंग हमने दिया है। ये आप एनसीईआरटी यदि बुक पढ़ते हैं, कोई किसी भी मीडियम के हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड के, इसके अलावा ये स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के लिए है, लेकिन आप भी इसे चाहें तो कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़ के आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जो कि आपको ये जो बॉक्स है इसी के अंदर आपको इसका आंसर भी मिलेगा। तो आप इसको रीड कर सकते हैं और कर सकते हैं। ये है जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जो आ चुका है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत जल्द हम इसकी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे। आप इनको लिखकर याद भी कर सकते हैं, और मैंने आपको पहले भी कहा कि आप 80 से 90% ये आपका चैप्टर कवर अप हो चुका है। जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो बार बार रिपीट होती थी एग्ज़ाम्स में और जो इम्पॉर्टेंट थी वो सभी हमने इसमें कवर की हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।